हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम हेलो अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछली बार अब वीडियो में SN2 मैकेनिज़्म को पढ़ा था। अब हम SN1 मैकेनिज़्म को पढ़ रहे हैं। तो पहले हम SN1 का मीनिंग समझ लेते हैं। SN1 में जो S है वो सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, N न्यूक्लियोफिलिक को रिप्रेजेंट करता है और जो इसके ऊपर 1 है वो यूनिमॉलिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं SN1 स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। तो सिंस वी सेड के यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, तो इसका मतलब कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। SN2 मैकेनिज्म में, हाँ, SN2 मैकेनिज्म में हमने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हेलो अल्केन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल की मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ हेलो अल्केन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमने इसको कहना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो वो मैंने यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी SN1 मैकेनिज्म से सबसे फास्टर होती है, इसलिए मैंने मोलर कॉन्सेंट्रेशन में यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्शरी हेलो अल्केन लिया हुआ है। आप सिंपली हेलो अल्केन भी लिख सकते हैं। तो चूंकि SN1 मैकेनिज्म में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलो अल्केन पे डिपेंड करता है, तो और इसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होती है, तो इसका नाम SN1 है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ये ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। SN2 मैकेनिज्म जो आपने पीछे पढ़ा था वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हुआ था। उसमें हमने कहा था वो कंसर्टेड रिएक्शन है और वो जो है एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। लेकिन जो SN1 मैकेनिज्म है, SN1 के अंदर जो रिएक्शंस आएंगे वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होंगे। तो इसके मैकेनिज्म को हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि SN1 रिएक्शन जो है ये नॉर्मली पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, यहाँ पे RCOH लिखा है पर आप इसको एसिटिक एसिड रीड करना, ठीक है, में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो पोलर सॉल्वेंट से आती है, ठीक है। और इसके दो स्टेप्स कौन से होते हैं इसके मैकेनिज्म को मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक रिएक्शन पहले हम सिंपली देख लेते हैं फिर इसका मैकेनिज्म। ये टर्शरी हेलो अल्केन है क्योंकि ये जो कार्बन है ये टर्शरी है, इसके तीनों तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ Br, तो ये टर्शरी हेलो अल्केन हो गया। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और इसने Br नेगेटिव को यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल को, लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे OH लग गया। तो इसमें मैं वार्डन इन्वर्जन का कंसेप्ट जो है वो नहीं ले रहा क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में हमने वार्डन इन्वर्जन की बात की थी। हमने बताया था कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरी तरफ लगता है, जिस तरफ पे लीविंग ग्रुप लगा होता है या लीविंग न्यूक्लियोफाइल लगा होता है उसके ऑपोजिट साइड पे लगा होता है। तो उसमें इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। या मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सपोज करो कि SN2 मैकेनिज्म, मैं SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। सपोज करो कि SN2 मैकेनिज्म में हैलोजन इधर है और न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है, तो जो प्रोडक्ट होता है उसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस तरफ लगता है। लेकिन SN1, अब मैं SN1 की बात कर रहा हूँ कि जो OH नेगेटिव है
वो उसी तरफ लग गया जिस तरफ पहले हैलोजन था। हालांकि हम जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई वॉल्डन इन्वर्शन नहीं है। ये जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है ये उसी तरफ लग गया है जिस तरफ क्या था, Br था। तो यहाँ पे इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं दिखाई हुई। और C और हैलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ये रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्शन जो है पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड में करने चाहिए। बिकॉज सी और हैलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आएगी वो आएगी, ये जो पोलर सॉल्वेंट हैं ये क्या करेंगे कि सॉल्वेशन कॉज करेंगे, सॉल्वेशन कॉज करेंगे अपने प्रोटॉन की हेल्प से। और रिएक्शन में सी और हैलोजन का बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं बच्चों। मैकेनिज्म पहले मैं से एडजस्ट कर लूँ। यस, मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप्स में होता है। तो पहले मैं टर्शरी हेलो अल्केन मैंने दिखाया हुआ है, ये स्टेप 1 में लेने जा रहा हूँ। तो स्टेप 1 में टर्शरी हेलो अल्केन में ये जो हैलोजन है, ब्रोमीन यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसका बॉन्ड ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट करता है। कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आपके पास टर्शरी बुटाइल कार्बोकटाइन आ जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड नेगेटिव जो है बाहर निकल गया। ये स्टेप जो है इसे आयनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि कैटायन और एनॉयन में ब्रेक कर गया है इसलिए इसे आयनाइजेशन कहते हैं। ये स्लो स्टेप होता है और जो आपका स्टेप 1 में हेलो अल्केन दिखाया हुआ है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ठीक है, लेकिन जो कार्बोकटाइन होते हैं उनके कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो ये प्लेनर इन नेचर होते हैं। ये मुझे आगे चल के स्टीरियोकेमिस्ट्री में काम आएगा और आपको भी, इसलिए मैं एक बार फिर भी यहाँ पे भी बता रहा हूँ और वहाँ पे तो खैर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो कार्बन है इसके साथ 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। तो जब 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, सिंगल हैं चारों के चारों, तो नेचुरली कि ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 होगी। और जब ये ब्रोमाइड आयन यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो वीक है वो बाहर निकल जाएगा तो ये कार्बोकटाइन बन जाएगा, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये अब जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और आपको पता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं, प्लेनर इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेनर लिख दिया। ये स्टेप 1 है, ये स्लो है, ये रिवर्सिबल है और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अगर आपको नहीं पता रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का, आपने +1 में अपने प्रीवियस टीचर से नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो उसमें जौन सा स्टेप स्लो स्टेप होता है उसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहा जाता है। चलो अब स्टेप 2 पे चलते हैं बच्चे। स्टेप 2 में ये जो टर्शरी बुटाइल कार्बोकटाइन है मैं यहाँ पे ले आया। ये मेरे पास अब टर्शरी बुटाइल कार्बोकटाइन है और ये प्लेनर इन नेचर है। तो ये OH नेगेटिव क्या है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज नज़र आएगा तो वो उसके साथ क्या करेगा,
आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल टर्शी बुटाइल कार्बोकटाइन के साथ डेफिनेटली डांस तो नहीं करने जाएगा ना। तो ये OH नेगेटिव जो है ये टर्शरी बुटाइल कार्बोकटाइन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा और ये एक बॉन्ड बन गया जो कि रेड इंक के साथ शो किया गया है। ठीक है, तो OH यहाँ पे लग गया। तो सेकंड स्टेप में आपके पास आपको प्रोडक्ट मिल गया। इस प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि ब्रोमीन को OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट में ब्रोमीन जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब प्रोडक्ट में देखिए ये OH है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल यानी Br को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसे SN1 क्यों कहते हैं? SN1 इसलिए कहते हैं कि S का मतलब सब्स्टिट्यूशन है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एक ही स्टेप पे डिपेंड करता है जो कि स्टेप 1 है, क्योंकि स्टेप 1 स्लो है और जो स्लो स्टेप होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक ही रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी हेलो अल्केन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। गॉट इट? अब सोच के बताइए कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो कैसे हो सकता है। तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि जो ये टर्शरी कार्बोकटाइन है। सबसे पहले ये टर्शरी कार्बोकटाइन है। टर्शरी कार्बोकटाइन क्योंकि इस कार्बन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये टर्शरी कार्बोकटाइन है। सबसे फास्ट इजीली टर्शरी कार्बोकटाइन बनता है। तो अगर टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे इजीली बनता है तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी उस पर सबसे फास्टली अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट जो है सबसे जल्दी बन जाएगा। तो ये टर्शरी कार्बोकटाइन किससे मिला है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड से से मिला है। तो इसका मतलब कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेंगे कौन से मैकेनिज्म में? SN1 मैकेनिज्म में। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि जब यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन थोड़ा इजीली नहीं मिलेगा, कम इजीली मिलेगा टर्शरी कार्बोकटाइन के कंपैरेटिवली। और जो अगर यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो प्राइमरी कार्बोकटाइन और भी कम इजीली मिलेगा यानी डिफ़िकल्टी के साथ मिलेगा। और अगर यहाँ पे मिथाइल हैलाइड होगा यानी कि हेलोमीथेन होगा तो मिथाइल का जो कार्बोकटाइन होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी जल्दी कोई कार्बोकटाइन मिलेगा उतनी ही फास्टर रिएक्शन होगा। तो कार्बोकटाइन की रिएक्टिविटी, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? टर्शरी कार्बोकटाइन is more stable than secondary carbocation is more stable than primary carbocation is more stable than methyl carbocation. So order of reactivity फिर क्या हो गया? Order of reactivity हमारा हो जाएगा tertiary alkyl halide reacts faster than secondary alkyl halide, reacts faster than primary alkyl halide, reacts faster than methyl halide. ये रिएक्टिविटी इनकी क्या करती है? इस ऑर्डर में डिक्रीज करती है। इसका मतलब कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 से रिएक्ट करता है प्रेफरेबली, और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ये SN1 से थोड़ा मुश्किल रिएक्ट करेगा पर SN2 से फास्टली रिएक्ट करेगा, और जो मिथाइल हैलाइड है वो प्रेफरेबली SN2 मैकेनिज्म से ही रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास
अलाइल हैलाइड्स भी होते हैं और बेंजाइल हैलाइड्स भी होते हैं, चूँकि वो भी कार्बोकटाइन बनाते हैं तो वो SN1 मैकेनिज़्म से रिएक्ट करेंगे, ना कि SN2 मैकेनिज़्म से रिएक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके ऊपर भी कार्बोकटाइन बनता है वो प्रेफरेबली SN1 मैकेनिज़्म से रिएक्ट करेंगे, प्रोवाइडेड द फैक्ट, एक प्री कंडीशन है कि कार्बोकटाइन जो है स्टेबल होना चाहिए। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी फिर से मैं बताना चाहूँगा, टर्शरी कार्बोकटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी, मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकटाइन। इसलिए SN1 मैकेनिज़्म में रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है, tertiary alkyl halide reacts faster than secondary alkyl halide, reacts faster than primary alkyl halide, reacts faster than methyl halide. So far as allyl carbocation and benzyl carbocation, they are also very stable. So they also react by SN1 mechanism, but not by SN2 mechanism. I'm sure this is very much clear to you. अब आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि SN1 और SN2 मैकेनिज़्म का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है देखिए, टर्शरी reacts faster than secondary alkyl halide, reacts faster than primary alkyl halide, reacts faster than methyl halide। कौन से मैकेनिज्म से? SN1 मैकेनिज्म से। मिथाइल हैलाइड reacts faster than primary alkyl halide, reacts faster than secondary alkyl halide, reacts faster than tertiary alkyl halide। कौन से मैकेनिज्म से? SN2 मैकेनिज्म से। इसका मतलब इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसके साथ ही हमारा SN1 और SN2 मैकेनिज्म जो है वो उनका कंपैरिजन भी हो गया, और SN1 को मैंने डिटेल में इस वीडियो में पढ़ाया और SN2 को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। आई एम श्योर बच्चा दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। वी कॉल इट अ डे। Love you all. See you next time with the next video with the substitution reactions of alkyl halide. ठीक है? Thank you.